नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है, हम जानकारी का रुख कर लेते हैं। इस वक्त का बड़ा अपडेट आ रहा है सामने। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी। सियाचिन में शहीद कैप्टन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है। वहीं सीएम ने कैप्टन अंशुमन सिंह को श्रद्धांजलि दी। वहीं शहीद के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी उन्होंने घोषणा की है और 50 लाख की आर्थिक सहायता देने की सीएम द्वारा घोषणा की गई है। वहीं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी घोषणा। वहीं जनपद की एक सड़क का नाम शहीद के नाम पर होगा, यह भी बड़ा ऐलान किया गया है। तो सीएम ने कैप्टन अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि दी है और शहीद के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी उनकी तरफ से घोषणा की गई है। 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता उनके द्वारा दी जाएगी, ऐसी भी उन्होंने घोषणा की। वहीं परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी घोषणा। तो जनपद की एक सड़क का नाम भी शहीद के नाम पर होगा। वहीं सियाचिन में शहीद कैप्टन को सीएम योगी आदित्यनाथ ने श्रद्धांजलि दी है और सीएम ने कैप्टन अंशुमान सिंह को श्रद्धांजलि दी। तो शहीद के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की भी उन्होंने घोषणा की है और 50 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की उनके द्वारा घोषणा की गई है। तो परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी की भी घोषणा। वहीं जनपद की एक सड़क के नाम पर होगा शहीद कैप्टन का नाम। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज यूपीपीएससी में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए और बताना चाहेंगे कि लोक भवन सभागार में नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में लगभग 700 अभ्यर्थियों को सीएम द्वारा नियुक्ति पत्र सौंपे गए हैं। यूपी सरकार का मिशन रोजगार जारी है और सीएम योगी युवाओं को रोजगार देने को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आते हैं। सीएम ने पारदर्शी और सही ढंग से अभ्यर्थियों की चयन प्रक्रिया को लेकर अधिकारियों को निर्देशित किया। वहीं सीएम योगी का कहना है कि यूपी में अभ्यर्थियों का चयन बिना किसी भेदभाव के होना चाहिए। मैं धन्यवाद देता हूं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को, जिन्होंने एक समय सीमा के अंदर इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न करके स्वास्थ्य विभाग को सूची उपलब्ध कराई और स्वास्थ्य विभाग आज नियुक्ति की इस प्रक्रिया के साथ आप सबको जोड़ करके अपना एक अभिन्न भाग आपको बना रहा है। वास्तव में मैं कल नीति आयोग के कुछ आंकड़ों को देख रहा था और आपको भी लगता होगा कि वास्तव में उत्तर प्रदेश बदला है। पिछले 6 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके अब एक सक्षम राज्य बनने की ओर अग्रसर हुआ है और उसमें खासतौर पर जो प्रदेश ने 15-16 में प्रदेश के अंदर जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या थी, वह कुल आंकड़ा जो था वह लगभग 5.25 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी रेखा के नीचे दीनहीन स्थिति में जीवन यापन कर रहे थे। और इस दौरान प्रदेश सरकार के द्वारा जो कदम उठाए गए उसका परिणाम क्या था कि 37.68% से आज हम इसको यानी 19 से 21 के बीच में ही, यानी 15-16 से लेकर के 19-21 के बीच मात्र 3-4 वर्षों में ही हम लोगों ने इसे 37 यानी 38% से कम करते हुए 22% में लाने में सफलता प्राप्त की है। और पिछले अगर 2 वर्ष के अंदर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में और गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों के माध्यम से जो विभिन्न क्षेत्रों में कार्य हुआ है, अगर इन सभी आंकड़ों को अगर आप देखेंगे तो आज के दिन पर यह 38% से घट करके मात्र 11-12% के आसपास बचा होगा। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर है, हम जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। दिल्ली दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए हैं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पहुंचकर उन्होंने गृह मंत्री से मुलाकात की है और गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की डिप्टी सीएम ने। वहीं संसद भवन में डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुलाकात की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर है, हम जानकारी आपको बता रहे हैं।
कि दिल्ली दौरे पर है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, जहां पर उन्होंने संसद भवन पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। वहीं कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा की। डिप्टी सीएम ने गृह मंत्री से मुलाकात की। संसद भवन में ये मुलाकात हुई थी, जहां पर संसद भवन पहुंचकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने। उधर मणिपुर घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि मणिपुर के हालात के लिए बीजेपी और आरएसएस जिम्मेदार है। तो मणिपुर घटना को लेकर अखिलेश यादव का ये ट्वीट सामने आया है और उन्होंने कहा है कि इस पूरी घटना की जिम्मेदार भाजपा और आरएसएस है। अब तो लोग भाजपा की ओर देखने तक से पहले सोचेंगे और मणिपुर के हालात के लिए उन्होंने बीजेपी और आरएसएस को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि आरएसएस की नफरत की नीति ही इस पूरे घटना की जिम्मेदार है। भाजपा की वोट की राजनीति इसकी जिम्मेदार है। वहीं मणिपुर घटना पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी ट्वीट किया और उन्होंने लिखा कि मणिपुर में अनवरत जारी हिंसा और तनाव से पूरा देश इस वक्त काफी ज्यादा चिंतित है। साथ ही महिला के साथ अभद्रता की ताजा घटना खासकर भाजपा और उनकी सरकार को शर्मसार कर देने वाली है। तो मणिपुर घटना को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ये ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो पूरी घटना है वो भाजपा और उनकी सरकार को शर्मसार कर देने वाली है। गाजीपुर के 2 दिनों के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत पहुंचे, जहां उन्होंने सिद्धपीठ हथियाराम महामंडलेश्वर स्वामी भवानी नंदन यति महाराज के साथ बुढ़िया माई के दर्शन किए और साथ ही उन्होंने चतुर्थ मास के अनेक धार्मिक अनुष्ठानों में वो शामिल भी हुए। शिव संकल्प संवाद के मंच से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंदुत्व का संदेश दिया और कहा शिव जी की आराधना करने से शक्ति प्रदान होती है। जीवन यही है, तुम आगे बढ़ो, मोक्ष प्राप्त करो, उसके लिए साधना करो और आगे बढ़ते बढ़ते दुनिया को भी आगे बढ़ाओ। इसलिए उपकार सेवा परोपकार, एकांत में साधना और लोकांत में परोपकार, ये हमारा जीवन है। ये संदेश हम मंदिर में जाते हैं तो जाता है, मंदिरों में नित्य जाना, मंदिरों की चिंता करना, मठ मंदिर ठीक से चलते रहे, उनका वैभव बना रहे। कब हमारा वैभव बना रहेगा? हमारा संस्कार बना रहेगा। हम हिंदू रहेंगे, नहीं है ऐसे मंदिर तो क्या होगा? आजकल कई जगह हम लोग मंदिर नहीं संभालते, ठीक से नहीं संभालते, गड़बड़ करते हैं, सरकार आके मंदिर ले लेगी। सरकार को अपने संविधान से बननी है, तो कोई भक्त है इसलिए मंदिर नहीं गया, उसको एक कर्तव्य इस नाते, काम से काम। भगवान की भक्ति ऐसे नहीं चलती, वो तो मन से होनी पड़ती है। अगर कमल पुष्प कम पड़ गए तो अपना सिर काटने के लिए भक्त उतारू हो जाता है, तब भगवान प्रसन्न है। उधर संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो चुका है और ये मानसून सत्र 20 जुलाई से 11 अगस्त तक चलेगा। और आपको बताना चाहेंगे कि संसद में मानसून सत्र की शुरुआत के साथ ही लोकसभा में पूर्व सांसद अतीक अहमद को श्रद्धांजलि भी दी गई और अतीक के निधन पर शोक भी व्यक्त किया गया। स्पीकर ओम बिरला ने लोकसभा में शोक पत्र पढ़ा और आपको बताना चाहेंगे कि प्रयागराज में अतीक की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आ रही है इस वक्त के सामने। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ा अपडेट आपको बताने जा रहे हैं। कमलेश तिवारी हत्याकांड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता दें। प्रयागराज कोर्ट ने इस पूरे मामले को लेकर आरोप अब तय कर लिए हैं और 13 लोगों के खिलाफ आरोप तय किए जा चुके हैं। तो 2019 में दिन दहाड़े हुई थी कमलेश तिवारी की हत्या और कमलेश तिवारी की जो हत्या थी वो दिन दहाड़े दफ्तर में की गई थी। तो अब इस पूरे मामले को लेकर 13 आरोपियों के आरोप प्रयागराज कोर्ट ने तय कर दिए हैं। वहीं 13 लोगों के खिलाफ ये आरोप तय किए गए हैं। आगरा से एक और बड़ी खबर आ रही है सामने। आगरा से बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बड़ी खबर, अहम जानकारी आगरा से सामने आती हुई, जहां पर यमुना नदी में तेज बहाव लगातार जारी है और उफान के चलते गांव किनारे मिट्टी का बांध टूट चुका है। गांव में घुसने लगा है पानी, जिसके चलते वहां पर हड़कंप की स्थिति भी देखने को मिली। वहीं ग्राम प्रधान ने प्रशासन से मांग की है मिट्टी का बांध टूटने को जल्द बंद किया जाए। तो खाने के सामान के लिए भी ग्रामीण काफी ज्यादा परेशान है। वहीं प्रशासन से राहत सामग्री की भी मांग की गई है।
अगली खबर रामपुर से, जहां थाना शाहबाद क्षेत्र के एक गांव में 5 बच्चों के डूबने से मौत होने की खबर से हड़कंप मच गया। और बताना चाहेंगे कि डूबे बच्चों को पुलिस ने सीएचसी पहुंचाया था, जहां डॉक्टर ने बच्चों को मृत घोषित कर दिया। बच्चों की मौत की खबर सुनकर परिवारजनों में कोहराम मचा हुआ है। वहीं सभी बच्चों के शवों को पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए रामपुर जिला अस्पताल भेज दिया गया है। गदमर मोती से एक गांव है, उनके 5 बच्चे इधर बकरी चराने आए थे। जी 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 7 बच्चे, जी जी उसमें से 4 बच्चे जो है वो लड़कियां नहा रही थी, कि बगल में गड्ढा है, जी। बगल में ही है, उधर नहा रही थी। जी जी वो जी नहाते नहाते वो चलते हुए आई हैं आगे वाले गड्ढे में। जी जी जब डूबने लगी है तो एक आकिल नाम का लड़का जो उनकी जी। उम्र भी 12 बरस है, लड़कियां 10 साल की हैं। अच्छा तो 12 वर्ष का लड़का आकिल जब उसको बचाने की कोशिश किया तो वो भी नीचे गिर गया पानी में। अच्छा, अच्छा। 5 उसमें डूब गए हैं। ऐसा उसके साथ जो 2 अन्य बच्चे यहाँ मौजूद थे, अच्छा अच्छा उन्होंने बताया। देखिए, ये शरीफ नाम का व्यक्ति, इसका भट्टा था। जी उन्होंने तय मानक से अधिक मिट्टी निकाली। जी 2 दिन पहले हमारे यहाँ घटना हुई थी, 2 दिन या 3 दिन पहले मिलक में हुई थी। पूरे जनपद को मैसेज कराया था कि जिनके भट्टे में पानी इकट्ठा हो गया हो खोदी हुई मिट्टी की जगह, वहाँ बैरिकेडिंग करा दें या कैमरा लगवा दें, चौकीदार रख दें। चौकीदार तो इन्होंने रखा है, लेकिन यह है कि जो इनका 8 फीट का गड्ढा हो गया, 8 से ऊपर से 8 है, नीचे कम से कम 8, 15-16 फीट गड्ढा हो गया, तो इन्होंने गलत किया। इसको लेवल करना चाहिए। तो ये 5 बच्चे इकट्ठे आज डूब गए, बकरी चराने आए थे। छोटे छोटे बच्चे थे, 10-12 साल के। जी जी काफ़ी दूर से पानी में चलते 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 यहाँ चले आए और उनकी बहुत दुखद घटना हुई है। हम पूरे जनपद के भट्टे वालों से आग्रह करेंगे, कृपया आज रात में शुरू हो जाए, कल शाम तक हर भट्टे को लेबल कर दें अपना, जहाँ पे गड्ढे ज़्यादा हों। केंद्र और प्रदेश की सरकार शिक्षा व्यवस्था को बेहतर ही बनाने का तमाम प्रयास कर रही हो, लेकिन जब लापरवाहों के भरोसे जिले की शिक्षा व्यवस्था हो तो फिर आखिर सुधार कैसे हो सकता है। बताना चाहेंगे कि कानपुर देहात के डेरापुर गांव में एक स्कूल में प्रिंसिपल को मिलाकर कुल 3 टीचर हैं और स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या जो है वो 42 है। नियम के अनुसार स्कूल सुबह 8 बजे खुल जाना चाहिए, लेकिन जब विद्यालय का रियलिटी चेक किया गया तो स्कूल 9:15 बजे खुला। वो भी वहां पर मिड डे मील बनाने वाली रैना देवी ने खुलवाया। रसोइये की सूचना के बाद विद्यालय में सहायक अध्यापक की पोस्ट पर तैनात पीयूष कुमार मिश्रा पहुंचे और अपने आप को सही साबित करने के लिए तमाम दलील देते हुए नजर आए। केंद्र और प्रदेश की सरकार लगातार शिक्षा के स्तर को बेहतर करने के लिए तमाम प्रयास कर रही है और यही जानने के लिए हम कानपुर देहात के अहिरन दड़ेवा गांव में बने जूनियर विद्यालय में पहुंचे हैं। सबसे पहले तस्वीरें दिखाएंगे कि इस विद्यालय की स्थिति वो है जो सरकार के सपनों को साफ पलीता लगा रही है। यहाँ विद्यालय में न एक भी बच्चा है, न अध्यापक दिखाई देते हैं और ये मसला सिर्फ आज का नहीं, ये हर दिन का यही हाल है, क्योंकि यहाँ अध्यापक 3 तो हैं, लेकिन आने के लिए और बच्चों को पढ़ाने के लिए कोई नहीं। रसोइया तो समय पर पहुंचता है, लेकिन न बच्चे दिखेंगे न अध्यापक दिखेंगे, जबकि सरकार जिला प्रशासन पर सख्त निर्देश जारी कर यहाँ पर जागरूकता अभियान चलाती है, जिससे गांव के बच्चे पढ़ाई करने के लिए और अध्यापक जो मोटी मोटी रकम सैलरी के रूप में लेते हैं उनको पहुंचाया जाए और गांव के शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया जा सके। लेकिन कानपुर देहात का एक ऐसा स्कूल जिसको जनता टीवी ने रियलिटी चेक के माध्यम से देखा कि यहाँ बच्चे नहीं होंगे, अध्यापक। अब हम आपको सबसे पहले तो समय भी दिखाएंगे कि अध्यापक कितने बजे विद्यालय पहुंचे हैं। हम 9:26 हो चुका है जब इस विद्यालय के अध्यापक 3 पोस्टेड हैं, लेकिन एक अध्यापक यहाँ पर आए हैं। हम उनसे भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्यों होता है, यहाँ पर समय से क्यों नहीं पहुंचते, क्या समस्याएं होती हैं। क्या नाम है आपका? अच्छा, 9:30 बज चुका है। 9:30 हम थोड़ा सा आगे हमारे ताऊजी रेजिडेंसी हॉस्पिटल कानपुर में एडमिट हैं और उनको लंग्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी, तो उनको एडमिट करा के हम उनको छोड़ के आज मुझको लेट हो गया। कल भी मैं मीटिंग में था। किसी से भी आप पूछ लीजिए, नियमित विद्यालय आता हूँ, समय से विद्यालय आता हूँ, क्योंकि एक ऐसी मानवीय घटना है, किसी के साथ भी घटित हो सकती है और इसका रियलिटी चेक भी आप कर सकते हैं ताऊजी रेजिडेंसी से मैं आया हूँ कि नहीं। अच्छा, कितने अध्यापक हैं इस 3 विद्यालय में? अध्यापक। क्या कभी तीनों अध्यापक इस विद्यालय में होते हैं, हाजिर होते हैं? नहीं, टीचर्स आते हैं, टीचर्स। अच्छा, कल की भी स्थिति हम आपको बता रहे हैं। मीटिंग में कल एक अध्यापक यहाँ पर था, लेकिन रजिस्टर्ड में एंट्री कंप्लीट थी, इसको क्या कहेंगे? नहीं, हमारा तो मीटिंग के लिए, चूंकि मैं कल बीआरसी में कायाकल्प एमडीएम रजिस्टर से जो टीआरजी डाटा भरा जाता है सारा साल भर का, उसके लिए मीटिंग बुलाई गई थी, तो वो डाटा कंप्लीट कराना था। उस मीटिंग के लिए मैं बीआरसी नहीं, हम कल भी यहाँ पर थे, हमारी टीम कल भी यहाँ पर थी, लेकिन
किसी तरीके की ऐसी कोई जानकारी नहीं थी कि आप विद्यालय आए हो? 3 अध्यापक में से एक अध्यापक था यहाँ पर। वो बताया होगा अध्यापक ने कि मैं सीधे अब यहाँ आके वहाँ मीटिंग में जाने में टाइम होता तो मैं सीधे डेरा पर मीटिंग। क्या इस तरीके का कोई फंडा है कि आप यहाँ पर ना आए, सीधे मीटिंग में चले जाएं और यहाँ हाजिरी हो जाए? लेकिन आवश्यकता सरकारी काम जब आते हैं जो शासन द्वारा ही समय निस्तारित भी करने होते हैं और बहुत जरूरी होती है डाके भी पहुंचाना, तो कभी कभी ये होता है कि किसी ऐसी स्थिति में आपके नाम के आगे दस्तखत कौन करता है? कौन करता है? मीटिंग उसमें लिखा जाता है, दस्तखत का कोई वही नहीं रहता है, मीटिंग लिख देते चढ़ा देते हैं कि आज मीटिंग में गए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये नहीं लगता है कि विद्यालय में 3 अध्यापक पोस्ट है? सैलरी कितनी आपकी? सैलरी है 66 के करीब है बेसिक। अब 3 अध्यापक है, करीब 1.25 लाख रुपए यहाँ से उठा रहे हैं और शिक्षा का स्तर ये है, बच्चा एक नहीं है। प्रशासन जिस तरीके से जागरूकता अभियान चला रहा है, बच्चे भी आते हैं, 3 दिन से यही अभियान चल रहा है बुलाने के लिए। असल में वो यहाँ पे भी वो धानी की रुपाई हो रही है बहुत ज्यादा। तो विद्यालय कब से खुले थे? विद्यालय 3 जुलाई से खुले हैं। 3 जुलाई से खुले थे। आज क्या तारीख है? आज क्या तारीख है? आज तारीख 20 है। 20 तारीख है। 3 तारीख से विद्यालय खुले थे, लेकिन शिक्षा का स्तर 0 है। बच्चे आ रहे हैं, बच्चे बिल्कुल आ रहे हैं, उनकी हम कॉपी भी दिखा। कल कितने बच्चे थे? कल मैं मीटिंग में था, मैं कल कैसे बता सकता हूँ कितने बच्चे। कितने बजे से मीटिंग शुरू हुई थी? मीटिंग थी वहाँ पे 10:30 से। आपके बीएसए से भी बात करेंगे? नहीं, बीएसए से क्या बात करिए, हम आपको रिटर्न में भी दिखा दे रहे। मीटिंग थी और वो दोपहर के बाद भी कैंसिल की गई। हमने वहाँ पे एमडीएम का जो टीआरजी का डाटा था वो भी। देखिए, यहाँ के लोग जो हैं, जिनके बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं, आपके रसोईया से भी बात की तो उन्होंने बताया यहाँ 4 वर्षों से यही स्थिति है कि कभी अध्यापक नहीं होते विद्यालय में। नहीं, ये तो गलत है। हमसे सामने पूछाइए आप कि मैं विद्यालय में बच्चों को आता हूँ, पढ़ाता हूँ, ये तो वो बच्चे भी बताएंगे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पीयूष मिश्रा जी यहाँ पर मिले और इनका मानना है कि ये विद्यालय आते हैं, लेकिन कल के दरमियान जब हमारी टीम यहाँ पर पहुंची थी तो महज एक अध्यापक यहाँ पर थे। 3 अध्यापकों में से मिश्रा जी भी लापता थे। हालांकि इन्होंने मीटिंग का हवाला देकर गुमराह करने का प्रयास किया है। सरकार और जिला प्रशासन के मंसूबों पर किस तरह से ये पलीता लगा रहा है, ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। अब देखना यह होगा कि आखिर इन अध्यापकों पर जो मोटी मोटी रकम लेकर बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, जिला प्रशासन किस तरह की कार्रवाई करेगा। कानपुर बिहार से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। रुक करेंगे अगली खबर का। ताजमहल के अंदर इन दिनों मजदूर काफी तेजी से काम कर रहे हैं। बताना चाहेंगे कि ताजमहल में मुगलों के जमाने के पत्थर ताजमहल के अंदर बदले जा रहे हैं और दरअसल मस्जिद और मुख्य गुंबद के बीच फर्श में लाल रंग के जो पत्थर है वो काफी ज्यादा खराब हो चुके हैं और ये पत्थर मुगलों के जमाने से लगे हुए हैं, जिनमें से कुछ पत्थर खराब हो चुके हैं तो वहीं कुछ पत्थरों में छोटे छोटे गड्ढे भी हो गए हैं। इसके बाद पुरातत्व विभाग ने खराब पत्थरों को बदलने का फैसला लिया है और अब तेजी से पत्थर बदलने का काम जारी है। मस्जिद के सामने देखेंगे जो फ्लोर है, रेड सैंडस्टोन का फ्लोर है। फ्लोर में कई सारे लोकेशन पे आपको दिखेंगे कि जो अलग अलग स्टोन ब्लॉक हैं वो बहुत डैमेज हो गए हैं और जिसपे लगभग कई बार चलना मुश्किल होता है और इरोजन इतना ज़्यादा है कि वहाँ पे पानी जमा होता है। तो ऐसी स्थिति में वो और नुकसान पहुँचा सकते हैं। तो जो पत्थर बहुत ज़्यादा लगभग 30-40% तक डैमेज हो गए हैं उनको हम रिप्लेस कर रहे हैं। सेम कलर और टेक्सचर का पत्थर, नया पत्थर लगा के उसी तरह की कार्विंग करके उनको रिप्लेस कर रहे हैं ताकि जो विजिटर मूवमेंट है वो प्रभावित ना हो। इसके अलावा जो उसमें पानी इकट्ठा हो जाता है फिर वो नीचे जा करके और नुकसान पहुंचाता है, उससे बचाया जा सके। मुझे लगता है लगभग कार्य समाप्त हो चुका है। आई थिंक कुछ ही पत्थर रह गए हैं, तो होप सो महीने भर के अंदर ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। और अब रुक कर लेते हैं 4 मिनट में 18 मंडलों की खबरों का। सहारनपुर में लक्ष्य से अधिक वृक्ष लगाएगा नगर निगम, वहीं 50,000 पौध लगाने की गई है शुरुआत। कन्नौज में डीएम और एसपी ने कलेक्ट्रेट सभागार में की बैठक, वहीं सोशल मीडिया पर अफवाह न फैलाने की अपील, ना तो कहा कि नहीं तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। इटावा में खेतों में कई फीट पानी, वहीं बर्बाद फसल को देखकर सदमे में गए किसान, सरकार से मुआवजे की लगाई है आस। लखनऊ में सियाचिन में सेना का अधिकारी शहीद, कई घायल, वहीं टेंट में आग लगने से हुआ हादसा। उन्नाव में डीजी फायर ने उद्यमियों के बीच लगाई पाठशाला, वहीं आग लगने पर बचाव के तरीके भी बताए, फायर संयंत्र न लगाए जाने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। बाराबंकी में सिपाही पर चाकू से हमला करने वाला बदमाश गिरफ्तार, 20,000 का था उस पर इनाम। इटावा में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, चोरी की योजना बना रहे चोरों को पुलिस ने धर दबोचा, वहीं पुलिस टीम को 10,000 रुपए के पुरस्कार देने की गई है घोषणा।
ललितपुर में 52 किलो गांजा किया गया आग के हवाले। वहीं पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में जब्त किया गया नशीला पदार्थ। न्यायालय के आदेश पर नष्ट किया गया गांजा। आगरा में शराबियों को टोकना दरोगा को पड़ा भारी। वहीं गाड़ी रोककर दरोगा से 3 लोगों ने की अभद्रता। तीनों लोगों को लिया गया है हिरासत में। मैनपुरी में व्यापारी की कार को दबंगों ने लगाई आग। वहीं दबंगों ने घर पर आकर भी दी धमकी। वहीं पुलिस ने नहीं लिया था कोई एक्शन। लखनऊ में तेल की दुकान में लगी भीषण आग। लोगों ने पुलिस को दी सूचना। वहीं फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर पाया काबू। रायबरेली में पारिवारिक कलह से परेशान युवक ने खुद पर पेट्रोल डालकर लगाई आग। वहीं गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया है भर्ती। वहीं शाजापुर में 2 बहनों की तालाब में डूबने से हुई मौत। परिवार में मचा हुआ है कोहराम। निगोही थाना क्षेत्र की पूरी घटना। ललितपुर में करंट की चपेट में आने से 13 गायों की दर्दनाक मौत। वहीं विद्युत विभाग पर ग्रामीणों में आक्रोश। हमीरपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में एक महिला की हुई मौत। वहीं इलाके में फैली सनसनी। पुलिस कर रही है मामले की जांच। लखीमपुर खीरी में पति ने पत्नी का बहनोई से कराया रेप। वहीं महिला ने एसपी को दिया प्रार्थना पत्र। हलाला के नाम का दबाव बना रहा था पति। कठुआ में पुलिस के सामने जमकर चले लाठी डंडे। वहीं 2 युवकों को पीट कर किया आत्महत्या। पुलिस मूक दर्शक बनकर देखती रही। बागपत में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में चले जमकर लाठी डंडे और हुआ पथराव। वहीं करीब आधा दर्जन लोग हुए घायल। पुलिस मामले की जांच में जुटी। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए जनता टीवी।